आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस, ब्रेन की डिजीज के हम ऊपर बात कर रहे हैं। ब्रेन की डिजीज में पहले हमने देखा सिर दर्द और माइग्रेन। सिर दर्द और माइग्रेन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये काम सिलसिला बढ़ता जाएगा। वो पहले दो थे, ये तीसरी बीमारी है। जब तक ये बढ़ती जाएगी वो सीरियस होती जाएगी। मेनिंजाइटिस सिर दर्द से और माइग्रेन से ज्यादा सीरियस है और ये जानलेवा भी हो सकता है समटाइम। इसलिए मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। मेनिंजाइटिस अराइजेस फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एनवेल्पिंग द ब्रेन एंड द स्पाइन कॉर्ड। जो हमारी स्पाइन कॉर्ड ऊपर जुड़ी हुई है और स्पाइन कॉर्ड पूरी है, और जो ब्रेन है उसको पूरी को जिसने पेपर की तरह रैप करके रखा हुआ है, उसको मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं ब्रेन का। जब उसमें सोजिश आ जाती है, वो दैट इन्फॉर्मेशन लीड्स टू द मेनिंजाइटिस डिजीज। द इन्फॉर्मेशन मे काज बाय इन्फेक्शन विद द वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये इन्फेक्शन हो सकती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर हेडेक। सबसे पहले हेडेक होती है, नेक स्टिफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, और सब कुछ इकट्ठा होकर फ्यूजन भी हो जाता है। फ्यूजन का मतलब सब कुछ इकट्ठा भी हो जाता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बिल्कुल पास ही एक इन्फेक्शन होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सोजिश होती है, इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी है। जैसे ये ब्रेन के पास है, उसी तरह स्पाइन कॉर्ड के पास है। तो हमारा जो सूर्य है वो ब्रेन को और स्पाइन कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है हमारा सूर्य। और उसके बाद जो मरकरी है वो इसमें जो जितनी नर्व्स हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम है ब्रेन का, उसको कंट्रोल करता है। आप ये समझ लो, ब्रेन को कंट्रोल करने में, जो ब्रेन की सारी एक्टिविटी को नीचे पहुंचाने में, पूरी बॉडी में सिग्नल पहुंचाने में जितना काम सबसे ज्यादा है वो मरकरी का है। जितनी नर्व्स हैं मरकरी के अंदर आती हैं, ब्रेन में जितनी कम्युनिकेशन हैं वो मरकरी के थ्रू होती हैं। और सैटर्न जो है वो इसमें इन्फ्लेमेशन का कारक है। सैटर्न बीमारी का कारक है इन जनरल, और सैटर्न इनमें रुकावट का कारक है, इनमें सोजिश का कारक है। सैटर्न जो कभी सैटर्न इन्वॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट हाउस से इन्वॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट लॉर्ड से इन्वॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट धृगना से इन्वॉल्व हो जाएगा, हमारा पहला नक्षत्र अश्विन से इन्वॉल्व हो जाएगा, एरीज साइन से इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो अफ्लिक्शन में आ जाएगा। अकेला सैटर्न कुछ नहीं बोलेगा। जब वो अफ्लिक्शन में आएगा तब वो काम खराब कर सकता है हमारा। अफ्लिक्शन टू द फर्स्ट हाउस, द सन, मरकरी एंड द सैटर्न काजेज दिस डिजीज। जब एक ही समय में दो या तीन, जितनी ज़्यादा अफ्लिक्शन होगी उतनी ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाएगी। फर्स्ट हाउस हो गया, सन हो गया, मरकरी हो गया, सैटर्न हो गया, अश्विन नक्षत्र हो गया। तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं इसमें जो ये ब्रेन की बीमारी को जन्म देते हैं और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। वो है कंजंक्शन और अपोजिशन ऑफ द सन एंड सैटर्न इन फेरी एंड एरी साइन। इन फायरी एंड एरी साइन, एरी साइन और फायरी साइन जो है, इनको जो जब कभी अफ्लिक्शन आ जाएगी, सन को अफ्लिक्शन आ जाएगी, सैटर्न को अफ्लिक्शन आ जाएगी, तो ये बीमारी हो सकती है। मैं आपको ड्रा करके बताता हूं। ये फर्स्ट रूल क्या है कि कंजंक्शन और अपोजिशन ऑफ सन एंड सैटर्न इन फायरी साइन, एरी साइन। फायरी साइन बताएंगे आप कौन कौन से होते हैं? 1, 5 और 9। ये कौन से हो गए जी? कौन से साइन हो गए जी? एनीबॉडी? फायरी हो गए। एरी कौन से हैं जी?
एरी साइन कौन से हैं जी? 3 7 11, वेरी गुड। ये हो गए एरी, हो गए फायरी, फायरी, एरी, एरी और एरी। अब क्या है लिखा है, कंजंक्शन और अपोजिशन ऑफ सन एंड सैटर्न इन फायरी और एरी साइन। हम पहले बोलेंगे कि ये हमने सन को यहां बिठा दिया, चाहे इसके साथ, बोलता है चाहे इसके साथ बिठा दो, सन और सैटर्न इकट्ठे कर दो, कंजंक्शन हो जाए तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी, मेनिंजाइटिस हो सकता है। चाहे ये कंजंक्शन ना होके अपोजिशन हो जाए, अपोजिशन हो जाए, सन यहां बैठ जाए, तो भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अफ्लिक्शन ऑफ मरकरी और मार्स और बोथ बाई मेलेफिक लग्नेश। अब आप बोलेंगे लग्नेश का भी मेलेफिक नहीं होता है, मेलेफिक इन नेचर। जैसे सैटर्न लग्नेश हो तो वो, अब 10 और 11 इधर लिख लो, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सैटर्न है, बैठा हो 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, तो ये मेलेफिक हो गया नेचर का। अब इसमें कौन किसको अफ्लिक्ट करे, मरकरी और मार्स को, या दोनों को। सपोज करो मरकरी यहां बढ़ा देते हैं, मार्स को यहां बढ़ा देते हैं, अब सॉरी मरकरी को यहां बढ़ा देते हैं। अब देखो ये जो सैटर्न है 7th दृष्टि से मरकरी को अफ्लिक्ट कर रहा है, और ये जो सैटर्न है 3री दृष्टि से मंगल को अफ्लिक्ट कर रहा है, तो ये अफ्लिक्शन क्लियर हो गई। इस तरीके से भी आ सकता है। अब इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट, मार्स अफ्लिक्टेड इन एरी साइन और वर्गो हैविंग एसोसिएशन विद मरकरी। चाहे तो वर्गो साइन में हो, मार्स जो है चाहे तो वर्गो साइन में हो, यहां पे मार्स बिठा दिया, या और एरी साइन में हो, एरी साइन कोई भी हो, एरी साइन हो गया मार्स, यहां मार्स हो गया। और एसोसिएटेड विद मरकरी, मार्स अफ्लिक्टेड, पहले तो मार्स अफ्लिक्टेड होना चाहिए। अफ्लिक्शन कैसे होगी मार्स को, जब उसको कोई बुरा प्लैनेट देखेगा। सपोज करो ये मार्स है, सपोज करो ये मार्स है, इसके साथ राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, ये अफ्लिक्शन में आ गया। नहीं बैठा कोई बात नहीं, यहां पे राहु बैठा है, यहां पे मार्स नहीं है, यहां पे राहु बैठ गया, ये राहु 9th दृष्टि से इस मार्स को देख रहा है, तब भी अफ्लिक्टेड हो गया। फिर ये अगली कंडीशन भी साथ में है, मरकरी साथ में बैठा हो, मार्स के साथ मरकरी बैठा हो, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स इन लगना, मेजॉरिटी ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स इन लगना, जब मेजॉरिटी ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स आप देखेंगे लगन में, तो कैसे होंगे मेलेफिक प्लैनेट, कैसे आप देखेंगे लगन में कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ मेलेफिक प्लैनेट कैसे हैं। सपोज करो 6ठे का स्वामी बुध बैठा है, 8वें का स्वामी मंगल बैठा है, 12वें का स्वामी जुपिटर बैठा है, ये तो मेलेफिक हो गए। साथ में केतु बैठा है, या राहु बैठा है, या मंगल बैठा है, या सैटर्न बैठा है।
जितने ज़्यादा इसमें प्लैनेट आए हैं, मंगल भी बैठ सकता है, सैटर्न भी बैठ सकता है, जितने ज़्यादा प्लैनेट इधर मैलेफिक बैठे होंगे इन नेचर, चाहे वो फंक्शनल मैलेफिक हैं चाहे वो नेचुरल मैलेफिक हैं, जब वो यहाँ बैठे होंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से हमने इसको हॉरोस्कोप में ऐसे बना लेना है। तब को बात क्या है, बात तो ये है सिंपल कि जो बुध है वो नर्व सिस्टम का कारक है, सैटर्न पीड़ादायक है, जब वो अफ्लिक्टेड है वो प्रॉब्लम्स खड़ी करता है नर्व सिस्टम में। वो कहीं जब भी इन्वॉल्व होगा, सन जब भी इन्वॉल्व होगा तो हमें मेनिंजाइटिस हो सकता है। और उसके बाद ये बात है कि ये पैरेंथेसाइज क्या होता है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो बोलते हैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो प्लैनेट अपने अपने समय में ज़्यादा असर दिखाते हैं। जैसे मून आल्सो वर्गोत्तम, वो मून जो वर्गोत्तम हो, वो सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो, तो उस समय ज़्यादा बुरा असर करते हैं। अब मेंटल डिजीज और डिसऑर्डर, इसके कारण क्या है? टर्म मेंटल डिजीज डिसऑर्डर is a rather vague term and indicates certain abnormal behavior in our day-to-day action. All of us experience phases of unexpected behavior with excitement, anger, aggression, loss of temperament, violence, depression, and forgetting things in response to different daily routine, and thus suffer from the mental disorder and vary degrees. हम सब ही मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। 100 में से 100 लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। कोई कम शिकार है, कोई ज़्यादा शिकार है, बस फर्क इतना ही है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। हम लोग सब ही मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। और ये आपको बताना चाहूँगा, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो नहीं एक्सेप्ट करते उनकी मर्जी। क्या क्या है? कभी हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, कभी हमारे मूड स्विंग होते हैं, कभी हम एकदम वायलेंट हो जाते हैं, कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार हम छोटी छोटी स्कूल जाते, ऑफिस जाते हुए कार की चाबी भूल गए, कार के पास देखा वो चाबी भूल गए। कार स्टार्ट करके ऑफिस में चले गए, ऑफिस की चाबी भूल आए, ऑफिस के दराज की चाबी भूल आए। समटाइम यू फील के पर्स लेना भूल गए, समटाइम यू फील के घर का ताला पता नहीं लगाया, पता नहीं लगाया। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें, घर से कोई मैसेज था कि आपने आते हुए चीज़ लेके आनी है, थैले ही लाना भूल गए। हम सब लोग इस चीज़ों का शिकार हैं, कोई मानता है चाहे कोई नहीं मानता है। और ये डिग्री वेरी करती है, कौन कितना शिकार है, कौन कम शिकार है, कौन ज़्यादा शिकार है। जिसकी लाइफ में टेंशन ज़्यादा है वो ज़्यादा शिकार है। कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं, बच्चे साथ नहीं दे रहे, उनका वियोग है उनको, तो वो ज़्यादा शिकार है। किसी की बच्ची की शादी हो गई है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद द इन लॉज फैमिली, वो भी डिप्रेशन है। किसी के लड़के की शादी हो गई है, जो डॉटर इन लॉ आई है वो एडजस्ट नहीं हो पाई, इंसल्ट करती है मदर इन लॉ की, फादर इन लॉ की, या उनके कहने से नहीं चलती, वो अलग तरह के डिप्रेशन में है। कोई कहीं जॉब स्टार्ट कर दी, वहाँ एनवायरमेंटल अच्छा नहीं है, एनवायरमेंटल सफोकेशन है वहाँ पे, तो वो शिकार है। कहीं हम पढ़ाई में के हैं, जहाँ जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही तो हम शिकार हैं। कई बार हमें खाना अच्छा नहीं लगता कि हमारी सेहत अच्छी नहीं है। तो इस सब बातों का, जितनी दुनिया में बातें हो सकती हैं, whatsoever is possible in this world, this directly affect our brain and our capacity of the brain and thought process of our the brain। हम सब लोग शिकार हैं दिमाग की किसी न किसी बीमारी के। कोई कम है कोई ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उनको बीमारियां जो लगती हैं वो क्या है? हेडेक, वो क्या है? माइग्रेन, वो क्या है? मेनिंजाइटिस, और क्या है? और ज़्यादा आगे चला जाता है डिमेंशिया, लोग भूलने लग जाते हैं। हिस्टीरिया, उनको पता नहीं चलता वो एक्शन क्या कर रहे हैं। मेनिकोलिया, नर्वसनेस, सिजोफ्रीनिया, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं मेंटल डिसऑर्डर की। हम सबकी सब स्टेजेस कवर करेंगे और आप मेरे साथ चलना। आई प्रॉमिस यू कि जब ये लेक्चर खत्म होगा
उसके बाद आप हॉरोस्कोप में यदि घर में जाके, जैसे मैं कहता हूँ ना, वैसे आप अपने ड्रा करके, अपने जानने वाले लोगों की ड्रा करके, घर के लोगों की ड्रा करके, वो कैसा आप उनको महसूस कर रहे हैं कि ये चेंज है इसमें, वैसा आपको हॉरोस्कोप में दिखने लगेगा। बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है, 2 और लेक्चर, बस 2 और लेक्चर। इसके बाद आप देख सकेंगे कि जिसकी हॉरोस्कोप भी आप हाथ लगाएंगे उसको टटोल सकेंगे, इसको किस तरह का ये प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, आप उसको महसूस करेंगे घर में। ऐसी यदि आप ना 15-20 हॉरोस्कोप पे लगा के देख लिया तो जिंदगी भर के लिए पक्का हो गया काम आपका। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं आपको कहता हूं कि साथ में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए घर में जाके। इन ऑल मैटर्स फ्रॉम हेड टू टो कंट्रोल मैकेनिज्म रिजाइड्स इन ब्रेन। हमारे यदि पैर का अंगूठा भी हिलता है ना, चीची उंगली, हमारी सबसे छोटी लिटिल फिंगर भी हिलती है, सिर के बाल यदि हिलते हैं तो ब्रेन हिलाता है इनको, हम नहीं हिलाते, ब्रेन हिलाता है। और ब्रेन इज इंडिकेटेड बाय फर्स्ट हाउस। ब्रेन जो है सबसे पहला घर है, उसी में होता है, वही कारक है ब्रेन का। एरी साइन उसका कारक है, क्योंकि नेचुरल जो हॉरोस्कोप है कालपुरुष की कुंडली का, उसमें एरी साइन जो है फर्स्ट हाउस का जो मालिक है। और सन एंड मून द रेलेवेंट कारक फॉर द ब्रेन। मून फ्लो का कारक है, मून लिक्विड का कारक है। कोई चीज तरल पदार्थ है जो वो मून के अंदर आता है, चाहे वो खून अच्छा है, बुरा है, पानी है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, वो उसको कंट्रोल करने वाला मून है। ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल करने वाला मून है। हमारे बॉडी में जितना प्रेशर चल रहा है, पानी का, खून का, किसी भी चीज का प्रेशर चल रहा है, अच्छे खून का, बुरे खून का, और ऑक्सीडाइड ब्लड का, डीऑक्सीडाइड ब्लड का, टोटल उसका कारका है मून है। और ब्रेन का मेन कारका है मून, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम एक्टिविटी है हमारे लिक्विड की। सन इसका नेचुरल कारका है, बिकॉज फर्स्ट हाउस का भी कारका है, स्कल का भी कारका है, ब्रेन का भी कारका है, स्पाइन का भी कारका है। इसलिए हम सन को भी कारका बोलेंगे। हमेशा सन का ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ लोग तो, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी है जो मंगल को भी कारका मानते हैं, बिकॉज ब्लड का नेचुरल कारका, लिपिड प्रोफाइल जो ब्लड का होता है, ब्लड की जो क्वालिटी होती है, ब्लड की जो केमिस्ट्री होती है, ब्लड की जो बायोकेमिस्ट्री होती है, उसका ब्लड में जो तत्व होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, वो सबका कारका मंगल है। इसलिए ब्लड में जो जमने की शक्ति होती है, ब्लड जमने लग जाता है, आंतरियों में जमने लग जाता है, नर्व सिस्टम में जमने लग जाता है, उसका भी कारका ब्लड ही होता है। इसलिए हम ब्लड को भी यहाँ कारका मानेंगे, इन सारी बीमारियों का कारका मानेंगे। और ये दूसरी बात एक और भी है, ये एरी साइन का लॉर्ड भी है। इसलिए ब्लड मंगल के यहाँ से 2 रिश्ते हो गए। एक तो एरी साइन का स्वामी है, इसलिए हम मंगल को मानेंगे कि वो पहले घर का कारका है। पहले घर में ब्रेन होता है, इसलिए ब्रेन का कारका है। स्पाइन पहले घर से शुरू होती है, इसलिए वो स्पाइन का भी कारका है। दूसरी, वो ब्लड की क्वालिटी का कारक है, ब्लड के लिपिड का कारक है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल का कारक है, एलडीएल का कारक है, एचडीएल का कारक है। ब्लड में जमने वाली जो चीजें होती हैं, जो नर्व्स में, सिस्टम में जम जाती है, उसका कारक है। इसलिए हम मंगल को ही मानेंगे। और उसके बाद केतु बीइंग लॉर्ड ऑफ अश्विन नक्षत्र, क्योंकि ये सारा कुछ कहां हो रहा है, अश्विन नक्षत्र में। एरी साइन का यदि हम 2.25 टुकड़े कर दें तो सबसे ऊपर का भाग जो 13.20 डिग्री का है, वो अश्विन नक्षत्र का है। अश्विन नक्षत्र का मालिक कौन है? केतु। इसलिए केतु भी यहां का कारक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और केतु बीइंग द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट सबसे बड़ा कारक बन जाता है। डीजनरेशन जितनी है हमारे ब्रेन की, हमारे किसी ऑर्गन की, बॉडी में कहीं भी डीजनरेशन हो रही है, वो केतु उसका मेन कारक है। हड्डियां घिस रही हैं, केतु कारक है। ब्रेन घिस रहा है, केतु कारक है। ब्रेन अग्रेसिव होने से डिमेंशिया हो रहा है, केतु कारक है। मेनिंजाइटिस हो रहा है, केतु कारक है। माइग्रेन हो रहा है, केतु कारक है। सिजोफ्रेनिया हो रहा है, केतु कारक है। इसलिए केतु को कभी भी भूलना नहीं है। और इसके बाद हम जिसका नाम लेते हैं, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, लग्नेश, लगना, 5th हाउस, एरी साइन, टॉरस साइन, अफ्लिक्शन टू द 6th लॉर्ड। 6th लॉर्ड बीमारियों का घर है, छठा घर बीमारियों का घर है। वहां का स्वामी बीमारियों का स्वामी हो गया, इसलिए 6th
सिक्स्थ लॉर्ड को भी हम लेंगे, सैटर्न को भी लेंगे, मार्स का भी लेंगे, राहु को भी। राहु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। प्रेजेंस ऑफ गज केसरी, ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों यहां पे लिख दिया? प्रेजेंस ऑफ गज केसरी योगा और चंद्र आदि योगा और स्ट्रॉन्ग सन, मून एंड लग्नेश टेंड टू सब स्टेबलाइज द नेटिव एंड बेस्टो साउंड मेंटल हेल्थ। इन सब चीजों के बाद आपने देख लिया, घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीजें जरूर देखनी है। क्या क्या देखना है? सबसे पहले देखना है गज केसरी योग है। तो गज केसरी योग कैसे होता है आपको पता है, चंद्र और बृहस्पति का योग है। बृहस्पति चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर देता है। हमारे ब्रेन का डायरेक्ट कारक है चंद्रमा, हमारी सोच का डायरेक्ट कारक है। इस सारी अफ्लिक्शन को सहने की ताकत है उसमें। और बृहस्पति जब साथ देता है, गज केसरी योग बना देता है, तब ये ताकत और बढ़ जाती है। उसके बाद चंद्र आदि योगा, चंद्रमा के साथ जितने सपोर्टिव प्लैनेट आते जाएंगे, चंद्रमा उतना बलवान होता जाएगा। इसलिए वो इन बीमारियों को पीछे धकेल देगा। इन मेलेफिक प्लैनेट्स के असर को चंद्रमा ब्रेन के पास नहीं आने देगा और हमारा जो हेल्थ है गुड होने लग जाएगा। सूर्य कारका फॉर द ब्रेन, यदि सूर्य पत्री में स्ट्रांग है, चाहे जितनी मर्जी अफ्लिक्शन आ जाए, ऊपर दिए हुए प्लैनेट्स को ये नहीं होने देगा। यदि हमारा लगन स्ट्रांग है, लगन का स्वामी स्ट्रांग है, फिर भी हमारा लगन, मैंने आपको बोला लगन जिंदगी की गाड़ी होती है, गाड़ी का इंजन होता है। अब यदि इंजन स्ट्रांग है तो गाड़ी को चलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान देना है। किसी के अफ्लिक्शन आ जाए, थोड़ी बहुत अफ्लिक्शन हर किसी के होती है, लेकिन स्ट्रांग बृहस्पति, स्ट्रांग चंद्रमा, स्ट्रांग सन, स्ट्रांग लग्नेश या लगन, इन चीज़ों को बैलेंस कर देता है और ये बीमारियां नहीं होने देता। इसको बहुत से ध्यान से संभाल आपने रखना है, याद रखने की कोशिश करनी है। सम ऑफ द क्लासिकल कॉम्बिनेशन फॉर द मेंटल एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट से कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको दिए जा रहे हैं, वो मैं पढ़ूंगा। जुपिटर इन लगना एंड मार्स इन 7th हाउस, ये नोट्स आपको भेज चुके हैं, आपके पास पड़े हैं। मैंने बोला था अगली बार पढ़ के आना, तो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है आपको पढ़ाने का। जुपिटर इन लगना, जुपिटर आपके लगन में हो, अभी बोल के हटाऊं, जुपिटर लगन में हो तो आधी कुंडली का जो भी खराब होने वाला हिस्सा है उसको रिपेयर कर देता है। समझ लो 50% कुंडली वैसे ही ठीक हो जाती है जुपिटर लगन में हो। मार्स इन 7th हाउस, लेकिन यदि मंगल 7th हाउस में आ जाए तो वो जुपिटर को भी जीने नहीं देता। इट मे आल्सो रूइन द मैरिड लाइफ, बृहस्पति पति का कारक होता है, मंगल भी पति का कारक होता है, लेकिन मंगल 7th हाउस में डिजायरेबल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग मांगलिक बनाता है। और यहां से अग्रेशन, मंगल का अग्रेशन जो है मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं समझा जाता। जुपिटर इन लगना एंड सैटर्न इन 7th हाउस एंड बोथ इन 12th हाउस, चाहे जुपिटर 7th बृहस्पति में हो, 12वें घर में हो, चाहे जुपिटर 7 एक दूसरे को सैटर्न 7th हाउस में जुपिटर लगन में हो, तो भी ये अग्रेसिव डिप्रेशन देता है। लेकिन जहां सैटर्न हो जाएगा, सैटर्न से डिप्रेशन में थोड़ी कमी, अग्रेसिव की जगह डिप्रेसिव डिप्रेशन आ जाएगा। लगना सैटर्न इन लगना एंड मार्स इन 5th 7th एंड 9th, सैटर्न इन लगना, मार्स इन 5th 7th 9th हाउस, ये भी मेंटल एलिमेंट देता है। सैटर्न इन लगना, सन इन 12th एंड मार्स और मून इन त्रिकोणा गिव्स डिप्रेशन और मेंटल डिजीज। सैटर्न इन त्रिका हाउस मतलब 6, 8, 12, लेकिन खासकर जब 12 में हो, एसोसिएटेड विद द बेनिंग मून, घटते हुए चंद्रमा के साथ हो, तो नेगेटिव थिंकिंग बंदे को देता है। सैटर्न 12वें घर में हो या 6ठे घर में हो या 8वें घर में हो, लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है जब सैटर्न 12वें घर में हो और चंद्रमा, घटता हुआ चंद्रमा वेनिंग मून के साथ बैठा हो 12वें घर में, तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस देता है बंदे का।
उसकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, वो बंदे को धीरे धीरे डिप्रेशन में ले जाती है। एसोसिएशन ऑफ सैटर्न एंड सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी और सैटर्न दोनों इकट्ठे बैठे हों मंगल या मार्स के साथ, तो भी डिप्रेशन होता है या मेंटल डिजीज आती है। बर्थ इन होरा ऑफ सैटर्न और मार्स विद सन मून कॉम्बिनेशन इन द 5th हाउस, 9th हाउस एंड जुपिटर इन केंद्रा, तब भी डिप्रेशन या मेंटल डिजीज आ जाती है। राहु एंड मून इन लगना, राहु और चंद्रमा इकट्ठे लगन में बैठे हों एंड मेलेफिक इन त्रिकोणा, जब ब्रैकेट में आ जाता है, ये कौन सा पिशाचा ग्रस्ता योग बनाता है। त्रिकोण में बैठे हो मेलेफिक, राहु और चंद्रमा लगन में हो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया, लोग डरते हैं, घबराते हैं, और मैनिया और फोबिया ये देता है लोगों को। मार्स, सैटर्न एंड सन आर पोस्टेड इन केंद्रा टू ईच अदर, मंगल, सैटर्न और सूर्य जब एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो भी मेंटल डिसऑर्डर देते हैं। कंजंक्शन और अफ्लिक्टेड सन एंड मून, जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों, अफ्लिक्टेड हों, कमजोर हों, तब ये ब्रेन की कोई ना कोई बीमारी देते हैं। ए वीक एंड अफ्लिक्टेड मून इन त्रिका हाउस, कमजोर चंद्रमा 6, 8, 12 घरों में बैठा हो तो भी ब्रेन की कोई ना कोई बीमारी लगती है। सेंसिटिव साइन जेमिनी, वर्गो, पाइसिस आर हैविली अफ्लिक्टेड, जब जेमिनी साइन में नेगेटिव प्लैनेट बैठे हों या वो त्रिक हाउसेज में हो, पाइसिस साइन में नेगेटिव प्लैनेट बैठे हों या वो त्रिक हाउसेज में हो, वर्गो साइन में नेगेटिव प्लैनेट बैठे हों या वो त्रिक हाउसेज में हो, तो भी मेंटल डिजीज देते हैं। वीक मून इन वाटरी साइन, वाटरी साइन में जल तत्व राशियों में जब कमजोर चंद्रमा बैठा होगा तो भी मेंटल डिजीज देते हैं, जब उसको 2 या 2 से ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट देखते होंगे। ये आपको मैंने जो बताया है ये जनरल मेंटल डिजीज है। अगली बार नेक्स्ट लेसन में हम डिमेंशिया को कवर करेंगे, डिमेंशिया के बाद हम एपिलिप्सी को कवर करेंगे, एपिलिप्सी के बाद हम मेंटल रिटार्डेशन को कवर करेंगे, उसके बाद डीजेनरेटिव डिजीज को कवर करेंगे, और उसके बाद हेड एंड ब्रेन इंजरी को कवर करेंगे, और उसके बाद हम कवर करेंगे, कंक्लूजन देंगे उसका। ये सारी बीमारियां, बीच में सिजोफ्रीनिया भी होगा, अगली बार अगले लेसन में हम खत्म कर देंगे। फर्स्ट हाउस पहली बार खत्म करेंगे, पहला है इसलिए थोड़ा स्लो चला हूं मैं, आपके लिए ज़्यादा वजन ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला हूं। अगली बार हम ये सारी बीमारियां विद इन 1 पीरियड ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से वीडियो की रेटिंग बढ़ती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। फॉरवर्ड जरूर कीजिए ताकि आपके कोई चाहने वाले का भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।